हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। ठीक है, इससे नीट जेई के अंदर हर साल एक क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आपको प्योरली कंटेंट मिलेगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेई के हिसाब से होगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के बारे में अगर बात करें तो पहले मैं आप इससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, ताकि आपको वो चीज क्लियर हो पाए। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं वोल्ट मीटर यूज करना चाहूं बच्चों, तो वोल्ट मीटर को बताइए कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करना पड़ेगा। रिप्लाई करिए। ओके, वोल्ट मीटर को हमें कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करना पड़ता है बच्चों? पैरेलल के अंदर। ठीक है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आंसर आता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए बच्चों। अगर आपसे बोला जाए कि आइडियल वोल्ट मीटर, तो आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अमीटर के रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लें कि अमीटर जो है उसको कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं बच्चों? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और अमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले हम आइडियल वोल्ट मीटर को समझते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी होगी पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसा कि आपने बोला कि पोटेंशियोमीटर को जो है वो वोल्ट मीटर को जो आप कनेक्ट करते हैं वो कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। एंड जो वोल्ट मीटर होता है आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये रिप्लाई करूं, पहले मैं इस बात का जवाब दूं, इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां पर कि हमारे पास में, मान लेते हैं कि हमारे पास में बच्चों यहां पर एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, मैं पहले रीजन समझा दूं, देन हम स्क्रीन को क्लियर करके नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास में ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, हमने ये वोल्ट मीटर लिया और इस वोल्ट मीटर को क्यों लगाया जा रहा है? देखिएगा कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, आपने कहा कि वोल्ट मीटर जो है उसको रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर दिया है बच्चों? तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में देखिए हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वोल्ट मीटर आपको मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया। अब इसमें यह समझिए कि जो रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर के जो आगे वाला डायग्राम है, आगे वाला डायग्राम मतलब कि इधर से हम कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसको हम पूरा कंप्लीट कर दें बेटा। ये और इधर की साइड में। ठीक है, हमने कहा कि ये जो दोनों एंड है बेटा, इसके एंड की मार्किंग कर दीजिए कि एंड ए एंड बी। ठीक है, जो दो एंड है हमारे पास, ए एंड और बी एंड, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? यहां पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने यहां पर इसको किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बैटरी से जब कनेक्ट कर दिया तो बैटरी क्या करेगी बच्चों? इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगी। ठीक है, करंट सप्लाई करेगी। तो मान लेते हैं कि यहां से करंट कितना गया? आई। यहां पर जब करंट आई पहुंचेगा बच्चों, तो इस आई को इस जंक्शन पर दो ब्रांचेस मिलेंगी जाने के लिए। ठीक है, एक फर्स्ट ब्रांच होगी रेजिस्टेंस की और सेकंड ब्रांच होगी वोल्ट मीटर वाली। ठीक है, हम यहां पर जो है बच्चों, हम इस जगह एक अमीटर भी फिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में ये अमीटर हो गया, ये हमारे पास में अमीटर। अब क्या होगा कि जब बैटरी से करंट सप्लाई होगा बच्चों, ठीक है, तो डिमांड क्या होती है सर्किट की? सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए कि जो करंट है, मैक्सिमम करंट कहां से पास करना चाहिए बच्चों? अमीटर से पास करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट जो होती है कि सर्किट का जो मैक्सिमम करंट है वो कहां से पास करे? अमीटर से पास करे।
और जो करंट है अमीटर से पास करने के साथ साथ कहां से भी पास करना चाहिए, जो आप रेजिस्टेंस यूज करते हैं आर, वहां से भी पास करना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि जब आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, तो कुछ पार्ट करंट का, मान लीजिए कि इसमें I1, इसमें I1 चला गया बच्चों, ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर कितना चला गया I1, तो रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास करेगा, तो हमारा आंसर है I माइनस I1 पास करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास कर रहा है, तो आंसर है I माइनस I1 पास कर रहा है। यानी कि जो पूरा करंट I आया था वो रेजिस्टेंस में से पास नहीं किया, लेकिन हमारी डिमांड क्या है बच्चों कि मैक्सिमम करंट कहां से पास करना चाहिए, रेजिस्टेंस से पास करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो करंट रेजिस्टेंस से पास करना चाहिए था, टोटल करंट वो रेजिस्टेंस से पास नहीं किया, उसका कुछ पार्ट कहां से पास कर गया बच्चों, वोल्ट मीटर से पास कर गया I1 पार्ट करंट का। लेकिन अगर आप समझिए कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, तो इसमें से कोई भी करंट नहीं जाता। अगर इसमें से करंट नहीं जाता तो पूरा करंट, टोटल करंट किसमें से पास करता बच्चों, रेजिस्टेंस में से पास करता, ठीक है। तो हमें जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सारा कौन मेजर कर लेता, वोल्ट मीटर मेजर कर लेता। यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता सारा इजीली कैलकुलेट हो जाता बाय द वोल्ट मीटर, और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हमें पता लग जाता। लेकिन इसमें से कुछ करंट जाने की वजह से, ठीक है, ये करंट का भक्षक बन गया है, ठीक है, ये करंट का क्या बन गया बच्चों, भक्षक बन गया है, कि रक्षा करने की जगह ये क्या कर रहा है, करंट का ही कुछ पार्ट अपने में से पास करवा रहा है। लेकिन हमारी डिमांड क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसमें से करंट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर करंट बिल्कुल कब नहीं जाएगा बच्चों, जब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो हमारी डिमांड है कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर बोलेंगे। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट नहीं कर सकते बच्चों। अब बात आई रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट नहीं कर सकते तो क्या करें आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर तो नहीं है, तो हमने क्या करा, तो साइंटिस्टों ने एक नई डिवाइस बनाई जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में समझना कि हम ये बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज अ आइडियल वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज अ आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्ट मीटर की तरह कैसे काम कर रहा है साहब, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के अंदर बच्चों 10 मीटर का वायर यूज करते हैं, 10 मीटर का। आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, सॉरी लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे बच्चों, फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर, तो वहां पर जब आप पोटेंशियोमीटर देखेंगे तो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर है वो 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक का हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम लेबोरेटरी के अंदर 10 मीटर वायर वाला पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियोमीटर के अंदर 10 मीटर लॉन्ग वायर है तो आप सोचकर देखिए रेजिस्टेंस भी कितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने वाला है बच्चों। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो इनफाइनाइट तो नहीं हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आइडियल वोल्टमीटर मान सकते हैं बेटा। तो पोटेंशियोमीटर का जो यूज है वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो आंसर है आइडियल वोल्टमीटर की तरह यूज किया जा सकता है। तो आपको पता लग गया पहला पॉइंट, कि हम पहला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ आइडियल वोल्ट मीटर बच्चों, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का यूज जो है किस तरीके से किया जा सकता है, तो आंसर है पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज आइडियल वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे कर सकते हैं बच्चों, आइडियल वोल्ट मीटर की तरह, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज आइडियल वोल्ट मीटर। फर्स्ट पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज ideal voltmeter because
because it have 10 meter long wire, because it have 10 meter long wire, so high resistance, so high resistance. तो हमारा पहला पॉइंट हो गया बच्चों कि पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज इट हैव 10 मीटर लॉन्ग वायर, या आप ऐसा बोल सकते हैं 4 से 10 मीटर लॉन्ग वायर, सो हाई रेजिस्टेंस। क्लियर, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। पोटेंशियोमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों लिया गया, वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में कि पोटेंशियोमीटर में जो वायर बना होता है, जो मेटेरियल है 10 मीटर जो वायर है वो किस मेटल का बना होता है और इसका डायग्राम कैसा होगा पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर बना होता है बच्चों, वो मेटल होता है मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। यानी पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर लगा हुआ है वो किस मेटल का बना है, तो आंसर है मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। सेकेंड पॉइंट हो जाता है कि वायर जो है मेटल का वो क्या है, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर मेड अप ऑफ मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका मेटेरियल जो होता है बच्चों वो कौन सा होता है, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। याद रखिएगा, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर मेड अप ऑफ मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। ठीक है, जो इसका मेटेरियल हो गया है बच्चों वो कौन सा मेटेरियल हो गया है, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी आपको वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायर होता है मीटर ब्रिज का या पोटेंशियोमीटर का वो किस मेटल का बना होता है, तो आंसर है मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। क्लियर, तो दिस इज सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम इसके डायग्राम की बात करते हैं बच्चों। अब इसके डायग्राम में होता क्या है बच्चों, इसके डायग्राम में हमारे पास में वुडन स्लैब होती है, एक वुडन का प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, एक वुडन स्लैब, रेक्टेंगल टाइप में एक वुडन स्लैब ले लेते हैं। अब उसके ऊपर क्या होता है, एक एक मीटर के, क्योंकि हमने बोला 10 मीटर वायर, हम 10 मीटर वायर के साथ में बात कर रहे हैं, तो 10 मीटर के वायर को कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लगा दिया कंटिन्यू, इसमें क्या करेंगे, एक एक मीटर के 1 मीटर के टर्न्स बनाए जाते हैं। जैसे कि यहां से स्टार्टिंग करी, ठीक है, अब डायग्राम में देखिए, पहले मैंने ग्रीन कलर से, यहां पर ग्रीन कलर से हमने जो है डायग्राम में 10 वायर दिखाए हुए हैं। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वायर हमने दिखा दिए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 10 मीटर वायर। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए स्टार्टिंग यहां से करी बच्चों, यहाँ, ठीक है, स्टार्टिंग यहां से हुई, तो दिस पॉइंट इज ए। अब क्या होगा, यहां से स्टार्ट करने के बाद, यहां से आपने स्टार्ट कर लिया, अब 1 मीटर वायर चलता जाएगा, फिर यहां से जब 1 मीटर वायर चला उसके बाद इसकी टर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से 1 मीटर जब वायर चला तो इसकी यहां से हमने क्या करा दी, इसकी टर्निंग। ठीक है, जैसे ही 1 मीटर वायर खत्म हुआ इसकी टर्निंग हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे यहां पहुंचा सेकंड नंबर का वायर खत्म हो गया, मतलब 2 मीटर हो गया, फिर इसकी वापस इधर टर्निंग हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसकी टर्निंग हो गई। अब ये तीसरे नंबर का वायर तो 3 मीटर हो जाएगा, फिर टर्निंग हो गई बच्चों। इस तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो टर्निंग कर करके यहां पर वायर की को पूरा 10 मीटर का वायर यूज किया जाता है बच्चों। एक एक मीटर के वायर लेते हुए पूरा 10 मीटर का वायर होता है, लेकिन उसको एक एक मीटर के वायर में टर्न करके, एक एक मीटर के वायर कट करके, या कट भी मत करिए, इसको घुमा घुमा के राउंड कर करके पूरा 10 मीटर वायर को लपेट दिया जाता है बच्चों। ठीक है, और ये आपका फाइनली पूरा पॉइंट बी मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा वुडन स्लैब पे क्या होता है, 10 मीटर का वायर जो है एक एक मीटर के वायर में कन्वर्ट करके रोटेट करा करा के, राउंड करा करा के
लपेट दिया जाता है बच्चों वुडन स्लैब पे, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर बन जाता है। अब हम इसका सर्किट में कैसे यूज करेंगे बच्चों, तो सर्किट में यूज के लिए समझिएगा, इसके दो पॉइंट है। जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सर्किट बन रहा है अभी हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, वो बनेगा आगे चल के प्राइमरी सर्किट, ठीक है। कौन सर्किट बनने वाला है बच्चों यहाँ पे, प्राइमरी सर्किट। तो हमने क्या किया, इस ए से, जो ए पॉइंट है बच्चों, यहां पर बैटरी जो हमने सेल यूज किया बच्चों, उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस ए पॉइंट पे हमने क्या किया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों, वो हमने एक की से, नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या किया, एक की ली, उस की से कनेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। यहां पर हमने एक की ले ली बच्चों, ठीक है, ये की के लिए ये हमने की ले ली है, तो इस की से कनेक्ट कर दिया, इस की से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से, की से कनेक्ट कर दिया, और फिर साथ में यहां पर एक रियोस्टेट भी लगा दिया जाता है। की के साथ में क्या कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, एक रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट के बारे में आप समझते होंगे कि रियोस्टेट क्या है। और इसको रियोस्टेट मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस होता है। वहां से की निकालते हैं जितने ओम की आपको चाहिए, ठीक है। 1 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम, जितने 100 ओम, 1000 ओम, जितने ओम की रेजिस्टेंस आपको यूज करना है उतने की निकालते हैं, वहां से जाइए। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसको कि हम यहाँ पे आरएस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट यहाँ पर बन जाता है, क्लियर। तो पोटेंशियोमीटर का एक छोटा सा रिवीजन वापस से कर लीजिए, जो भी पॉइंट हमने लिखे कि पोटेंशियोमीटर का जो यूज है हम एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, लेकिन 10 मीटर वायर यूज करते हैं, लॉन्ग वायर होने की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, जो मेटल यूज करते हैं वो मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन होता है। डायग्राम कैसे बनेगा या इसका प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है, तो एक वुडन स्लैब होती है, उस पर 10 मीटर वायर को 1-1 मीटर के राउंड में लपेट दिया जाता है बच्चों, ठीक है। और फिर प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए जो पॉइंट ए है उससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है, देन की कनेक्ट कर देते हैं, देन रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि एक बॉक्स के अंदर होता है, और 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस ये हो सकता है, ठीक है। चलो अब हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में बात कर ली। अब यहां पर जो हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बच्चों, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझ लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। अब हम समझ लेते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। अब देखिएगा यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें यहां पर जरूरत कर पड़ने वाली है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब देखिएगा यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो बात हो रही है बच्चों, बहुत छोटा हो गया है, साइज को हम थोड़ा बड़ा कर दें, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा अगर आप यूट्यूब पे मोबाइल पे वीडियो देखते हैं तो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात करें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। तो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे, वैसे भी मैंने पहली बार भी आपको बताया था कि ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस से रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेंथ से रखा जाएगा, ठीक है। अब आपने मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी बच्चों, ठीक है। तो 100 वोल्ट की बैटरी जो पोटेंशियल सप्लाई करेगी, क्योंकि वायर है 10 मीटर, तो वहां पर पूरे 10 मीटर वायर को पोटेंशियल सप्लाई कर रही होगी। लेकिन हमें जब रीडिंग लेनी होगी तो हमारे पास जरूरी नहीं कि हम 10 मीटर वायर तक ही रीडिंग ले पाएंगे पूरी, या हमारा 10 मीटर वायर तक का ही हमें पोटेंशियल निकालने की जरूरत पड़े। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, कुछ पार्ट का रेजिस्टेंस एंड कुछ पार्ट की लेंथ एंड कुछ पार्ट के पोटेंशियल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें यहां पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम डिफाइन करें बच्चों, अगर हम यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करना चाहें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन किया जा सकता है बच्चों, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ,
पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, यानी हमने क्या कहा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या डेफिनेशन मिल गई है कि यूनिट लेंथ हमने डिफाइन कैसे किया है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कैसे डिफाइन किया है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब कि यूनिट लेंथ पर 10 मीटर वायर है तो 10 मीटर वायर के पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, 1 मीटर का भी नहीं लिया, हमने तो बोला 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझिए आप कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, आपके पास 10 मीटर वायर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, आपके पास 1000 सेंटीमीटर वायर है, हमने कहा 1 सेंटीमीटर वायर ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवाया, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। अब आपकी रीडिंग मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आ गई, तो आपसे बोले 10 सेंटीमीटर का पोटेंशियल निकाल के बताओ, 20 सेंटीमीटर का पोटेंशियल निकाल के बताओ, तो क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आया, क्योंकि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होने का मीनिंग क्या हो जाता है कि यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर, आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 मीटर का डिफाइन करते हैं, 1 सेंटीमीटर का डिफाइन करते हैं, मैं 1 सेंटीमीटर का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। क्या बात समझ में आई। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो सिंबल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले और सिंबल की बात करें बच्चों, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल के भी यूज किया जाता है और एक्स भी यूज करते हैं बच्चों। मैं यहां पर दोनों सिंबल लिख रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे यूज कर लीजिएगा, के भी यूज कर सकते हैं और एक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, के और एक्स, इसका फॉर्मूला जो हमारे पास में हो जाता है बच्चों, वो पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों फॉर्मूला, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पूरा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ, तो आपको पता लग जाएगा कि यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो आप बोल सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत अच्छी बात। अब ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है, के और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई एल। अब बात यहां पर आती है कि सर V, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ आपका V बाई एल से बने ऐसा कंपल्सरी नहीं है बच्चों, वो बहुत सारे रेजिस्टेंस यहां पर यूज कर रहा होगा। कौन कौन से रेजिस्टेंस वो यूज कर सकता है, तो देखिए यहां पर। ठीक है, अब मैं इसमें और आगे बढ़ाता हूं आपको। अगर हम चाहें बच्चों तो यहां पर देखिएगा, हम V को लिख सकते हैं कि हम क्या जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं यहां पर, तो बच्चों हमें पता है कि V नो V इज इक्वल टू आई आर, वी नो V इज इक्वल टू आई आर। हमें क्या पता है बच्चों कि V इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आई आर लिखा जा सकता है, जहां पर जो R होगा बच्चों वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होगा, जो पोटेंशियोमीटर वायर यूज किया है उसका रेजिस्टेंस होगा, तो पुट कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूले में आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए X बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आई आर डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब बात आती है कि या तो न्यूमेरिकल आएगा X बराबर V बाई एल से, आई आर बाई एल से कम आने के चांसेस है, आई को कन्वर्ट करवाया जाएगा तब न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। आई को क्या लिख सकते हैं, देखो आपने बैटरी जो यूज करी है बच्चों वो ई वोल्टेज की यूज करी है, कितने वोल्टेज की यूज करी है, ई वोल्टेज की। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आई को लिखना चाहें बच्चों, तो साइड में देखो आप आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं V, जैसे आई का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से, V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बाई आर, तो हम बैटरी V नहीं ले रहे क्यों, ठीक है, हम तो V तो वोल्टेज ले रहे हैं, हम यहाँ पे E ले रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पे, E लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, E। ठीक है, हमने E लिख दिया। अब नीचे क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, नीचे क्या आने वाला है, रेजिस्टेंस आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कौन कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के रेजिस्टेंस यूज होंगे। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं कि 3 टाइप के रेजिस्टेंस कौन कौन से यूज होने वाले हैं। पहला रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे समझिएगा, हम साइड में एक ब्लॉक में लिख लेते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस की हम यहां पर बात करने वाले हैं बच्चों। तो यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस तो है R,
आर का मतलब हो जाता है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। आर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर आपने यूज किया है उसका जो वायर है उसके रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट कर दिया है बच्चों, कैपिटल आर से डिनोट कर दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। फिर बात आती है स्मॉल आर की। स्मॉल आर क्या होगा बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर का मीनिंग क्या है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर का मीनिंग क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि जो बैटरी आपने यूज करी है बच्चों, सेल यूज किया है, ईएमएफ का सेल यूज किया है, उसका भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बच्चों। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट कर दिया बेटा, स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। फिर यहां पर आर एच यूज कर सकते हैं, आरडीएस भी यूज कर सकते हैं बच्चों, आपके ऊपर है क्या यूज करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा रियोस्टेट का, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है किसका बच्चों, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, अब तीनों रेजिस्टेंस को यहां पे लिखना पड़ेगा, आर प्लस आर एच। ये तीनों रेजिस्टेंस लिख के आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आई का। तो आई का क्या फॉर्मूला हो गया, ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एच। ठीक है, अब क्या करिए, जो हमारे पास में एक्स का फॉर्मूला बन रहा था, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, हमने किसके अंदर पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट किया तो एक्स का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, आई को आप लिख सकते हैं ई बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एच। ठीक है, इंटू आर बाई एल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आपको पेपर के अंदर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है बच्चों, पेपर के अंदर इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूज करवाएगा वो इस फॉर्मूले वाइज करवा सकता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल E डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एच इंटू आर बाई एल, जहां पर आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एल का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, ई का मतलब सेल का ईएमएफ, स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, आर एच का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। क्लियर। अब हम यहां पर ऐसा करते हैं कि हम मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट का रेशियो भी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट टू मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला क्या था एक्स का। अब हम कह रहे हैं यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कब आएगा। देखो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए बेटा, तो केस नंबर 1। ठीक है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम चाहिए बेटा, तो अगर एक्स मैक्स चाहिए तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए जो आर एच है बच्चों, क्योंकि वायर रेजिस्टेंस का वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, पोटेंशियोमीटर वायर तो फिक्स करना ही है, बैटरी का रेजिस्टेंस भी फिक्स रहेगा, आप किसको चेंज कर सकते हैं, तो रियोस्टेट से निकलने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू बदली जा सकती है। इसलिए अगर एक्स को मैक्स करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा, और डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए रियोस्टेट से निकलने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम करनी पड़ेगी। तो आरएच की वैल्यू बच्चों मिनिमम करनी पड़ेगी, और आरएच की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो कितनी ली जा सकती है बोलो, तो आंसर है 0 ली जा सकती है। ठीक है, आरएच की वैल्यू जो मिनिमम है वो कितनी ली जा सकती है, तो आंसर आता है 0 ली जा सकती है। तो अगर यहां पर एक्स मैक्स निकाला जाए बच्चों, तो एक्स मैक्स विल बी हो जाएगा ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि आरएच को 0 कर दिया, इंटू आर बाई एल। ठीक है, हमारे पास में ये हमें मिल जाता है क्या, एक्स मैक्स। ठीक है, फिर बात आती है केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 के अंदर अब हम निकालना चाहते हैं किसको, एक्स मिनिमम को बच्चों। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर आप चाहते हैं मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या करना है बच्चों, एक्स मिनिमम करना पड़ेगा, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आरएच को मैक्सिमम लेंगे। ठीक है,
अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप नया सिंबल मत लगाइए, आप सिंबल RH ही रहने दीजिए बेटा, ठीक है। जो वैल्यू आपको रखनी हो आप रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। तो उस कंडीशन में जो एक्स मैक्स है बच्चों, वो एक्स मैक्स हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r प्लस RH इंटू R/L बच्चों, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये मिल गया। अब बात करें रेशियो की। अब किसकी बात करने वाले हैं हम, रेशियो की बात करने वाले हैं बच्चों की। रेशियो क्या आएगा, ठीक है। अगर आप रेशियो निकाल लेंगे इसका, तो रेशियो के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1/2, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1/2 करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्स मैक्स डिवाइड बाई एक्स मिनिमम, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, एक्स मैक्स डिवाइड बाई एक्स मिनिमम। एक्स मैक्स को रखेंगे, ठीक है, एक्स मिनिमम को रखेंगे बच्चों, तो आप देखिए R/L तो दोनों तरफ है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, E/R प्लस R डिवाइड बाई E/R प्लस स्मॉल r प्लस RH। तो अगर आप इसको सॉल्व करें बच्चों, तो आपको मिलेगा R प्लस स्मॉल r प्लस RH। ये वाली जो टर्म्स होगी बच्चों, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो होगा ये ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास में आएगा R प्लस R। तो आपके पास में एक फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, एक एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम का। तो आप फॉर्मूला याद ना करें, रट्टा ना मारें, फॉर्मूला तो सिर्फ आप x बराबर V/L याद रखें, उससे v को IR रिप्लेस कर दें और आपका काम चल जाएगा। ये फॉर्मूला भी रट्टा ना मारें, आप क्या करें, RH की वैल्यू 0 कर दें मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए RH की वैल्यू, सॉरी, जब एक्स मैक्स निकालना हो तो RH की वैल्यू 0 कर दें, एक्स मिनिमम निकालना हो तो RH की वैल्यू मैक्सिमम कर दें बच्चों। तो आपका वहां से काम चल जाएगा, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा कि रिगार्डिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम क्या होगा, रेशियो क्या आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशंस कहां पर आने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आंसर है एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिस्कस करने वाले हैं। देखो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन तो शायद 3 भी हम लेते हैं, ठीक है, बट हम अभी 2 ही पढ़ेंगे जो कि हमारे काम के हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर के अंदर हम 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, हम तीसरे पे नहीं जाएंगे। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो नीट या जेईई पूछता है। पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 सेल लेने हैं बच्चों, हमें क्या करना है, 2 सेल लेना है, उन दोनों सेल के EMF का कंपैरिजन करना है, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल। सेकंड क्या करना है, हमें एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल, ठीक है, पहला एप्लीकेशन। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा डायग्राम, ताकि आपको थोड़ा सा फील आए कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम सर्किट बना कैसे रहे। वरना मैं आपको डायरेक्ट स्लाइड में डाल के दिखा सकता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम बनाएंगे बेटा, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है वो ले लेते हैं। अब देखो यहां पर आप कहेंगे सर आपने एक ही वायर ले लिया, बेटा यहाँ पे 10 मीटर वायर हो, चाहे 4 मीटर वायर हो, चाहे 5 मीटर वायर वाला पोटेंशियोमीटर हो, हम उसको अलग अलग नहीं दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मार्किंग कर रहे हैं कि ये हमारा एंड है A एंड दिस एंड इज B, ठीक है, एंड दिस एंड इज B, ठीक है। अब ये जो है A और B वाला जो वायर है AB, ये बता रहा है, किसको बता रहा है बच्चों, तो ये बता रहा है AB वायर रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। इसने AB ने जो क्या कर दिया है, बता दिया है रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब हमें अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है इसका प्राइमरी सर्किट बनाते हैं। प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए एक सेल कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इससे एक सेल कनेक्ट कर लेते हैं बच्चों। हमने यहां पर एक सेल कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी, ठीक है। इस सेल के बाद हमने कनेक्ट किया एक की, ठीक है। इस सेल के बाद हमें क्या कनेक्ट करनी है बच्चों, एक की कनेक्ट करनी है।
ये की हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया सेल, ये हो गई हमारी की, ठीक है। फिर हमें कनेक्ट करना होता है क्या, एक रियोस्टेट, ठीक है। तो हम एक रियोस्टेट कनेक्ट कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा हो गया रियोस्टेट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है रियो स्टेट, और रियो स्टेट का कनेक्शन हमने यहां कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किट बना अभी, ये सर्किट बना बच्चों हमारा प्राइमरी सर्किट, ठीक है। इस सर्किट का जो नाम होगा, तो इस सर्किट का नाम क्या होगा, तो आंसर है इस सर्किट का नाम होगा प्राइमरी सर्किट, ठीक है। इसमें दो सर्किट बनाने होते हैं। पहला सर्किट बन जाता है प्राइमरी सर्किट, जो कि अब दोनों एप्लीकेशन के अंदर सेम रहेगा, बट सेकेंडरी सर्किट बदल जाएगा। प्राइमरी सर्किट इज सेम फॉर बोथ एप्लीकेशंस, ठीक है। प्राइमरी सर्किट में क्या क्या कनेक्ट किया, ए बी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, एंड मतलब रेजिस्टेंस वायर को रिप्रेजेंट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे, सेल, की एंड रियोस्टेट। अब चलते हैं सेकेंडरी सर्किट बनाने के लिए। अब देखो यहां पे सेकेंडरी सर्किट बनाने के लिए एप्लीकेशन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कह रहा है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, मतलब हमें दो सेल लेने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि दो सेल का कंपैरिजन करना है। तो हम यहां पर दो सेल लेंगे, तो देखिए दो सेल को हम कैसे लेने वाले हैं। दो सेल हमें यहां पर लेना है, तो देखिए हम सेकेंडरी सर्किट बना रहे हैं बच्चों। देखो हमने यहां पर दो सेल ड्रॉ कर दिए बेटा, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ कर दिए, दो सेल। अब इन दोनों सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, यहां पर ये कनेक्ट। अब यहां पर हम यूज करेंगे बच्चों डबल वे की, यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, डबल वे की। देखो ये सेल नंबर फर्स्ट हो गया, तो E1 नाम दे दीजिए, इसका E2, और इसका चाहे तो प्राइमरी सर्किट है, इसे EP नाम दे दीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी सर्किट का सेल EP, दो सेल यूज किए E1 एंड E2। अब यहां पर हम जो अटैच करेंगे बेटा दोनों सेल के यूज करने के लिए, आप जब लेबोरेटरी में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर डबल वे की होती है बेटा लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम डबल वे की यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, हम यहां पर डबल वे की यूज कर रहे हैं, ठीक है। डबल वे की यूज कर दिया। अब डबल वे की यूज करने के बाद क्या किया, डबल वे की यूज करने के बाद क्या किया, जो वाई वाला एंड है, ठीक है, इससे हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया और गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया बच्चों, और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमने एक जॉकी, बड़ा इंटरेस्टिंग होती है, हर बच्चे को पता होता है जो फिजिक्स लेबोरेटरी में गया है, जॉकी, वो जॉकी हमने अटैच कर दी, ठीक है। जॉकी की हेल्प से ही रेजिस्टेंस जो वायर है पोटेंशियोमीटर का, उस पर मूव कराया जाता है। उठा उठा के मूव कराना होता है, बच्चे रगड़ते रहते हैं, वो रगड़ना नहीं होता है, वहां पे रबिंग नहीं करनी होती है, उठा उठा के चेक करना होता है कि कहां गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो वो जो कि हमने अटैच कर दी। अब यहां पर देखिए, जैसे अगर हमें सेल नंबर अगर 1 यूज करना है बच्चों, तो हम X और Y के बीच में डॉट लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे, ठीक है। अगर हमें E2 को ऑन करना है तो हम Y और Z के बीच में डॉट लगाएंगे, दोनों डॉट कभी भी एक साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल वे की। तो जो X Y Z है बच्चों, इसका नाम होगा डबल वे की। इसका नाम क्या होगा बच्चों, डबल वे की, ठीक है। इसका नाम क्या रहने वाला है, डबल वे की XYZ का। तो ये आपका जो है सर्किट बन जाता है। नीचे वाला सर्किट जो सेकेंडरी सर्किट है, ऊपर वाला सर्किट प्राइमरी सर्किट है। तो यहां पर हमने बोला टू कंपेयर EMF ऑफ द टू सेल, ठीक है। अब चलो अब रीडिंग की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, प्राइमरी सर्किट में तो हमेशा की लगी ही रहेगी, वो तो ऑन रहेगा ही। अब हमने क्या किया, अभी हमने, ठीक है, केस नंबर 1 बना लेते हैं, इसमें एक एक सर्किट को ऑन करना है हमें, ठीक है। केस नंबर 1, केस 1, ठीक है। हमने जो है बच्चा डॉट लगाया इस बार, ठीक है। किसको ऑन किया, तो ध्यान देना, E1 सेल यूज्ड, E1 सेल यूज्ड। हम कौन से सेल को यूज कर रहे हैं बेटा, E1 को। तो जो डॉट लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, XY में, तो XY ऑन होगा बेटा, ठीक है। डॉट लगाएंगे किसमें,
एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स वाई ऑन होगा, इवन सेल का यूज होगा। ठीक है, क्लियर। अब इवन सेल का यूज करेंगे, एक्स वाई ऑन कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इवन सेल का यूज करेंगे, एक्स वाई को ऑन कर देंगे। ठीक है, अब इवन सेल यूज्ड, एक्स वाई ऑन। ठीक है, अब इवन सेल का यूज किया, फिर हम क्या करेंगे, जोकी की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा, जोकी की हेल्प से। किसकी हेल्प से, जोकी की हेल्प से जो वायर है उस वायर पे मूव करवाएंगे। उस वायर पे मूव करवाया तो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, हम रीडिंग देखेंगे किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर। जो गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पे होगी तब वो रीडिंग हम मेजर कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो रीडिंग मिलती है हमें जब सेल यूज किया, तो उसको बोलते हैं बैलेंस लेंथ। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बैलेंस लेंथ। ठीक है, तो हम बोल लेते हैं कि जब इवन सेल को यूज किया तो बैलेंस लेंथ जो आ रही है वो L1 है। ठीक है, बैलेंस लेंथ, बैलेंस लेंथ। ठीक है, बैलेंस लेंथ आपको जो मिल गई है बच्चों, वो क्या मिल गई है इसके अंदर, L1 मिल गई है। बैलेंस लेंथ क्या मिल गई है आपको, L1 मिल गई है। अब बैलेंस लेंथ जब L1 मिली, जब आपको बैलेंस लेंथ क्या मिल गई बच्चों, L1 मिल गई। बैलेंस लेंथ L1 मिल गई, तो रीडिंग भी आप लिखेंगे पहले सेल की, E1 इज इक्वल टू, अब देखो E का मतलब क्या है, वोल्टेज, EMF। अभी आपको क्या मेजर करी आपने, लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू ईएमएफ नहीं कर सकते, आपको ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट लेंथ के पोटेंशियल जो ग्रेडियंट था, यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना था, x। तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x इंटू L1। करते हैं ना, एक एप्पल 2 रुपए का आया तो 5 एप्पल कितने के आएंगे। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ऑफ द यूनिट लेंथ इज x, सो पोटेंशियल ऑफ द लेंथ L1 इज XL1। तो E1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, XL1 लिख सकते हैं। ठीक है, E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो आंसर है E1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है X इंटू L1। क्लियर। अब हम करेंगे कौन सा, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा बच्चों, देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर हम कौन से सेल को यूज करने वाले हैं, बोलो। केस नंबर 2 के अंदर हम कौन से सेल को यूज करने वाले हैं, तो आंसर है हम सेकंड सेल को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो E2 सेल, E2 सेल इज यूज्ड। ठीक है, जब E2 सेल को यूज करोगे बच्चा, तो कौन सी में डॉट लगाना पड़ेगा, Y और Z में। ठीक है, तो YZ ऑन हो जाएगा, XY को हम वैसा कैसा ऑफ छोड़ देंगे। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, हमने वापस से वही काम किया। अब E2 सेल ऑन है, हमने रीडिंग लेना स्टार्ट किया, जो वायर है, ठीक है, जॉकी टच कराना स्टार्ट किया उठा उठा के। जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग 0 शो कर देगा, जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग क्या शो कर देगा, 0 शो कर देगा बेटा। जहां गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग 0 शो कर देगा, जहां गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग 0 शो कर देगा बेटा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारी रीडिंग कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे E2 बराबर, अब EMF बराबर EMF लिखना है, तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल x है, तो L2 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, x इंटू L2। तो हमने लिख दिया x इंटू L2। ठीक है बच्चा, तो E2 बराबर हमें मिल जाएगा XL2। ठीक है, E2 बराबर हमें क्या मिल गया बच्चों, XL2। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल गई, E1 भी पता लग गया और E2 भी पता लग गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं 1 डिवाइड बाई 2। जब 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे बच्चा, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा, तो L1 बाई L2 मिल जाएगा। तो हम इससे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, L1 बाई L2। तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है EMF ऑफ द टू से। ठीक है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कैसे किया, एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्राइमरी सर्किट बनाया, सेकेंडरी सर्किट बनाया, सेकेंडरी सर्किट में 2 सेल यूज कर लिए हैं। E1 सेल को यूज करना है तो XY में डॉट लगाना पड़ेगा, रीडिंग आएगी L1, E1 इज इक्वल टू XL1 लिख सकते हैं। E2 सेल का यूज किया, YZ को ऑन कर लिया, तो E2 बराबर हो गया XL2, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L1 बाई L2। क्लियर। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में जो अभी हमने टॉपिक आपको पढ़ाया कि 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन, उसके बेसिस पे हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। 2 सेल्स हमें दे रखे हैं,
जिनका नाम क्या क्या है, E1 एंड E2, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम से, आर टू बी कंपेयर्ड इन अ पोटेंशियोमीटर, E1 इज ग्रेटर देन E2 बोला है, व्हेन द सेल्स आर यूज्ड इन सीरीज करेक्टली, देखो सेल को जो है सीरीज में कनेक्ट कर रहा है और बोल रहा है करेक्टली, समझिएगा, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड इज 400 सेंटीमीटर when they are used in series but E2 is connected with reverse polarity, the balancing length obtained is 200 centimeter, ratio of the EMF of the cells पूछा गया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इतना इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। देखो समझो, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि पहले केस में आप दो केस यहाँ बना लीजिए, ऐसा करिए, दो केस आप बना लीजिए बेटा। अगर हम सबसे पहले बात करें केस नंबर 1 की, सॉल्यूशन के अंदर हम बात करें बच्चों केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि दो सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में बच्चों हम ऐसा कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सीरीज में करेक्टली बोला है, इसका मतलब ये हो गया, करेक्टली का मतलब कि पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बेटा, सॉरी पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा बेटा, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, करेक्टली कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें यहां पर रीडिंग जो आएगी, इस कंडीशन में रीडिंग कितनी आएगी, तो आप लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू XL1 होता है, ठीक है, XL1, ठीक है। तो L1 की वैल्यू उसने आपको दे रखी है कितना, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर अब लेकिन एक और चीज देखें, इसमें हम इसको गलत लिख रहे हैं, उसने बोला दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल कौन से ऑर्डर में कनेक्ट किए, सीरीज में, तो सीरीज में नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, और करेक्टली ऑर्डर में है तो प्लस आएगा E1 प्लस E2। रीडिंग कितनी XL1 होती है, लेकिन यहाँ पे X लिख दीजिए, L1 है, L1 की वैल्यू आप कितना ले सकते हैं, 400 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू X इंटू L1, तो X इंटू 400। अब बात आती है केस नंबर 2, वो कह रहा है अभी भी दो सेल हैं लेकिन दोनों को रॉन्ग ऑर्डर में कनेक्ट किया, रिवर्स पॉजिटिव बेटा, इसका मतलब ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, एक सेल जो E1 है अगर वो प्लस है तो दूसरे सेल को क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अपोजिट पॉलरिटी है, तो आपकी यहां पे रीडिंग होगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, XL2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर XL2 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 200 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, तो ये 200, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करिए। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, ठीक है, आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 400 बाई 200, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 400 बाई 200 कितना देगा, 2 देगा बच्चों, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2E1 माइनस 2E2 बच्चों, ठीक है। इसको इधर सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास यहाँ पर स्पेस है तो हम इधर की साइड सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E1 प्लस E2, तो E1 को एक तरफ कर लीजिए, अगर E1 को एक तरफ करेंगे बेटा तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 2E1 को राइट साइड में लेकर जा रहा हूं, तो हमारे पास राइट साइड में क्या बचेगा, E1 बच जाएगा, 2E1 माइनस E1, और 2E2 को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाइए तो यहां पर हो जाएगा 3E2 बच्चों, ठीक है। अब हमसे पूछा है रेशियो, तो E1 बाई E2 निकालना है बच्चों, तो E1 बाई E2 जो आएगा आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 3:1, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है बच्चों वो सेकंड ऑप्शन हो जाता है 3:1। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। पहले क्या करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला है तो E1 प्लस E2 आएगा सही ऑर्डर में, रॉन्ग ऑर्डर में आएगा E1 माइनस E2, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू X इंटू 400, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू X इंटू 200, ठीक है। फिर क्या करेंगे, E1 डिवाइड बाई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1/2 और सॉल्व करेंगे तो E1 बाई E2 आ गया है इज इक्वल टू 3:1, क्लियर, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो है अलग से बना देंगे, इनमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ समझाने के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स ऐड करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा जिसमें काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डाले हुए होंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। हमें सबसे पहले
प्राइमरी सर्किट को ड्रॉ करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें किसको ड्रॉ करना होता है बच्चों? प्राइमरी सर्किट को। हमें सबसे पहले प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करना है, तो हम पहले प्राइमरी सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी बना दिया, ठीक है। ये वायर हो गया पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी बनाने के बाद हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी है बच्चों। तो हमने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। हमने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी बच्चों, एक सेल, ठीक है। उसके बाद में इस सेल का कनेक्शन कर दिया किससे? की से, जो हम हर बार करते हुए आए। सर्किट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये की कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये सेल हो गया ई। उसके बाद में हमें इसको कनेक्ट कर देना है किससे? रियोस्टेट से, रियोस्टेट से, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे? रियोस्टेट से बच्चों। अब देखो हमारा सर्किट पूरा तैयार हो जाएगा, प्राइमरी सर्किट, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया, ठीक है। ये रियोस्टेट है, यहां मार्किंग कर दीजिए। इसके बाद में आपको क्या तैयार करना है? सेकेंडरी सर्किट तैयार करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सर्किट ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। सेकेंडरी सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस सेल को हम ड्रॉ कर देंगे बच्चों। तो यहां पर हमने उस सेल को ड्रॉ कर दिया, जिस सेल का कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर हमने इसके पैरेलल में, ध्यान रखिएगा, इसके पैरेलल में बच्चों, इसके पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देना है। इसके पैरेलल में हमें क्या कनेक्ट कर देना है बच्चों? एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हम यहां पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगा दिया। फिर यहां पर एक की कनेक्ट कर दीजिए, ये की हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम K1 रख लीजिए, इसका नाम K2 रख लीजिए बच्चों, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और जो ये वाले सेल हैं, इसका नाम आप E1 कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक गैल्वेनोमीटर का अटैचमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें रीडिंग लेने के लिए गैल्वेनोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर का अटैचमेंट कर लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया। उसके बाद में इस गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हमें करना है किससे? जॉकी से। गैल्वेनोमीटर का हमें कनेक्शन करना है किससे बच्चों? जॉकी से कनेक्शन करना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हमने कर दिया किससे? जॉकी से कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। एक सेल, एक की, एक रियोस्टेट, दिस इज द प्राइमरी सर्किट। ऊपर वाला सर्किट प्राइमरी, नीचे वाला सर्किट सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमने एक सेल लगा दिया E1, जिसका कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके पहले में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, एक की कनेक्ट कर दी K2। और ये जो आपको सर्किल की फॉर्म में दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। एंड इस गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन जॉकी से कर दिया। जॉकी को हम वायर पे चलाएंगे, उठाकर और रीडिंग लेंगे, तो हमें रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे EMF निकालने के लिए क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? जो K2 है, K2 को ऑन नहीं करेंगे। हमें रीडिंग निकालने के लिए क्या करना है? सेल EMF निकालने के लिए, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम 1 बाय 1 रीडिंग लेंगे। पहले हमने क्या करा? K1 ऑन, ठीक है, K1 ऑन बट K2 ऑफ, ठीक है। हमने क्या करा बच्चों? सबसे पहले K1 को ऑन रखा और K2 को ऑफ कर दिया, ठीक है। मतलब K2 वाला जो है ऑफ है, इसका मतलब जो E1 सेल है डज नॉट वर्क, E1 सेल वर्क नहीं करेगा। तो जो रीडिंग देगा वो कौन देगा? E वाला, जो अपना प्राइमरी सर्किट का सेल है, वो रीडिंग देगा। तो रीडिंग जो है हमने E, जो वैल्यू आएगी वो E की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करा? जॉकी को वायर पे उठा के टच किया, और जहां गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो कर दी 0, उसको आपने क्या लिख दिया? उसको रीडिंग मेजर कर ली, वो रीडिंग कहलाई L1, ठीक है। अब यहां पर हमें EMF के बराबर करना है, तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना होता है? X होता है। तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों? X इंटू L1। तो E बराबर हो जाएगा X इंटू L1, ठीक है। तो ये हमें एक रीडिंग मिल गई है, ठीक है। E बराबर क्या मिल गया हमें? X इंटू L1। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब हमने K2 को ऑफ रखा था, अब हम क्या करेंगे? K2 को ऑन कर देंगे बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? K2 को ऑन कर देते हैं।
जैसे हमने K2 को ऑन किया तो जो E1 है, E1 विल वर्क, K2 ऑन तो E1 विल वर्क, ठीक है। K2 को जैसे ही ऑन किया बच्चों, E1 ने क्या करा, काम करना स्टार्ट कर दिया। K2 ऑन, E1 विल वर्क। अब E1 जब वर्क करेगा, ठीक है, तो जो रीडिंग आएगी हम उसको V लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम उसको क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलने वाला है। अब रीडिंग आपने वही जोकी के माध्यम से ली, रीडिंग क्या मिली आपको, L2 मिल गई। तो V बराबर V भी वोल्टेज है, तो क्या करेंगे आप, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, X इंटू L2, ठीक है। तो आपको V की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, E मिल गया, V मिल गया। अब हम क्या चीज जानते हैं, देखो आपको पहले जब जो प्रीवियस लेक्चर हुए उसमें बताया गया था बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन, जहां से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ लेंथ की फॉर्म में निकालना है फॉर्मूला, पोटेंशियोमीटर के लिए सॉल्व करना है, तो हमें उसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें L1 और L2 की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वी नो, ठीक है, वी नो, अगर वी नो यहां पे वी नो, अब इसके बाद में वी नो, हमें एक इक्वेशन पता थी बच्चों, V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है। यहां से अगर हम R निकालना चाहते हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी, ठीक है। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E माइनस वी डिवाइड बाई आई, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, V बाई आर, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, ठीक है। R क्या होगा, तो R ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। R क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, ये हमें पता लग जाएगा। अब यहां पर जब R की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो E को क्या लिखेंगे, E को आप लिखेंगे XL1, V को क्या लिखेंगे, XL2, V को नीचे I को V बाई आर लिखा बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा, देखो E माइनस वी डिवाइड बाई V इंटू आर, ठीक है, क्योंकि I को V बाई आर पुट कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा XL2 इंटू आर, ठीक है। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू आर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किसका बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिल गया, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू आर। कई बार आपको आर रेजिस्टेंस बॉक्स में ना होके डायरेक्टली गिवन होता है सर्किट में अटैच करके, तो आप वहां से भी आर की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला आ रहा है L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू आर, या अगर आप यहां से भी अगर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, E माइनस वी डिवाइड बाई आर, क्लियर। अब हम इस पे बेसिस न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास में जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, उस पे बेसिस एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लीजिए कि इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट, इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट, in the given potentiometer circuit, internal resistance R of the cell of EMF E is to be determined when K is open, balance point is obtained at N1, AN1 बराबर 60 सेंटीमीटर। मतलब ये बोला है कि K is open, K is open, ठीक है। देखो इसमें जो ये नीचे वाला सर्किट है बच्चों, नीचे वाला सर्किट इसके अंदर प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। नीचे वाला सर्किट जो है बच्चों इसमें प्राइमरी सर्किट है, ध्यान रखिएगा। हमने ऊपर बनाया था सर्किट प्राइमरी, इसमें नीचे बना के दिया है, ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो K इज ओपन, मतलब जब पहले K को यूज नहीं किया, यानी जो ये एक्सटर्नल सर्किट है E वाला जो सेल है, इसको यूज नहीं किया, B को यूज किया है अभी उसने, ठीक है। तो लेंथ कितनी आती है, N1 बराबर 60 सेंटीमीटर। N1 बराबर 60 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हो गया है, N1 बराबर 60 सेंटीमीटर आने का मीनिंग बेटा यहां पर ये हो जाता है कि ये जो रीडिंग हमें दे रखी है, बी वाले की रीडिंग दे रखी है बच्चों, ठीक है, बी सेल के लिए। तो बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू बच्चों आप लिख सकते हैं कि x इंटू L1 होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप x ले लीजिए, और लेंथ कितनी आ रही है बच्चों, 60 सेंटीमीटर आ रही है। तो बी की रीडिंग कितनी हो गई है, 60, x इंटू 60, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि L1 इज इक्वल टू 60 हो गया है, ठीक है। उसके बाद में व्हेन K इज क्लोज, बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट N2, AN2 बराबर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब E पे रीडिंग दी हुई है, तो E बराबर x इंटू
L2, ठीक है। तो L2 की वैल्यू E बराबर कितना हो गया बच्चों, x इंटू L2, ठीक है। तो रीडिंग कितनी आ रही है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको L2 बोल सकते हैं क्योंकि इसने E को बैलेंस किया है, ये 50 हो गया। आपसे पूछा है R की वैल्यू, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस सिंपली करना क्या था, पहचानना था कि कौन क्या है। तो जो 60 सेंटीमीटर वो B की रीडिंग है और जो 50 सेंटीमीटर वो E की रीडिंग है। तो यहां पर जो R होता है बच्चों, वो R हो जाता है हमारे पास में क्या, देखिएगा R हो जाएगा, हमने फॉर्मूला लिखा था L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू कैपिटल R, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके अंदर L1 की वैल्यू कितनी है 60 माइनस L2 की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड बाई L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां पर L2 की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू R की वैल्यू हमें दे रखी है 10 ओम, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा R का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला नहीं गया, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पर सॉल्व करने पे 10 बाई 50 इंटू 10, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास में यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 2 ओम है। यानी करना क्या है, पहले L1 फाइंड आउट करना है, L2 फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं।